आत्मानंदी जिज्ञासु साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। हमारी बात चल रही है कि पानी पानी जो है ना, वो जीवों का पिंड है। और भगवान ने, तीर्थंकर प्रभु ने जब अपने केवल ज्ञानलोक में देखा और वैसा ही बताया, तो वहाँ उन्होंने कहा कि 5 स्थावर काय और बाकी के त्रस्काय। तो 5 स्थावर काय जीव कहे। जीव कहे ना, जीव का मतलब अलाइव, जिनके अंदर प्राण है, जिनके अंदर जीवन है। तो जैसे विज्ञान ने हमारे जैन शास्त्रों को लेकर बहुत सारी खोजें करी। उनको लगा कि देखें, फॉर एग्जाम्पल एक बात, भगवान ने कहा कि जो चीज़ हमें जिस रंग की दिखती है ना, एक ही रंग की दिखती है। मान लीजिए कोई चीज़, मान लीजिए ये मेरा चश्मा है, ये मुझे काले रंग का दिख रहा है। अब अगर ये कहे कोई कि इसमें एक काला रंग ही नहीं, इसमें तो 5 रंग हैं, क्या कोई मानेगा? अरे भाई, एक काला रंग ही तो दिख रहा है, इसमें सारे रंग कहाँ दिख रहे हैं? अब कोई फूल है गुलाब का, अब कोई उसको कहे इसमें तो 5 रंग हैं भाई। हाँ, भगवान ने ऐसे ही कहा कि जो भी चीज़ रूपी है, दिखाई देने वाली है, उस हर वस्तु में चाहे 1 या 2 रंग दिखते हों, लेकिन 5 रंग होते हैं, सारे रंग होते हैं उसमें। अब वैज्ञानिकों को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि देखना चाहिए कहाँ तक ये बात सही है। तो उन्होंने अपने यंत्रों पर एक्सपेरिमेंट किया और उसको खोजा, और लेटेस्ट यंत्र बना के, और उन्होंने पाया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब इसी तरह से और उनका विचार धीरे धीरे बढ़ता रहा कि भगवान ने जो कुछ कहा। अब जब देखिए कितनी सारी बातें सही हुई हैं, कितनी सारी बातें सही हुई हैं। यानी जो हमें समझ में नहीं आता था ना, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता था, हमारी बुद्धि में नहीं बैठता था, वो भी वैज्ञानिकों ने प्रयोग कर करके और उसको उन्होंने साबित करके दिखा दिया, प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। तो इसी संदर्भ में वैज्ञानिकों को लगा, अरे भाई, वनस्पति काहे की बात भी आ गई। उसको तो पूरे संसार ने मान भी लिया 100 साल पहले कि वनस्पति में जीव होता है, और पूरा प्रयोग करके पता चल गया। पब्लिकली सब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जितने भी संसार के सब लोग वैज्ञानिक। लेकिन अभी 4 जो स्थावर काय हैं उनकी बात, तो इस पर भी खोज होने लगी। और खोज होने का नतीजा यही है कि पिछले कुछ दशकों से पानी पर, यानी अपकाय पर, पृथ्वी काय पर, अग्नि काय पर, वायु काय पर, इन पर बहुत खोजें हो रही हैं। और पानी का तो लगभग आ ही गया, नतीजा आ गया पानी का। पानी सचित जीवों का पिंड है। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो जितना भी आज का ये मॉडर्न साइंस है ना, ये सारा का सारा भगवान महावीर के, तीर्थंकरों की वाणी के ऊपर किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। हाँ, तो बात चल रही थी हमारी कि कुशाग्र मुनि जिज्ञासुओं के साथ में उनकी बातचीत चल रही है जैन स्थानक में, और वहाँ पर डॉक्टर अनूप, जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, वो भी अचानक आ गए और वो भी चर्चा में भाग ले रहे हैं युवक युवतियों के साथ, और भी कई लोग हैं। तो जिज्ञासा अपनी अपनी रख रहे हैं, अपने अपने प्रश्न पूछ रहे हैं। तो डॉक्टर अनूप ने जो बात कही कि एक किसी जिज्ञासु ने पूछा, किसी स्टूडेंट ने पूछा कि भाई जो है ना, पानी का छोटा सा कोषाणु, इसके अंदर इतनी एनर्जी, इसके अंदर इतना सब कुछ कैसे आ गया? तो इस बात पर डॉक्टर अनूप लाखोटिया वो कहने लगे कि देखो, मैं एक बात बता सकता हूँ आपको, इस कोषाणु में इतनी ताकत कहाँ से आई, इतनी पावर कहाँ से आई? तो कहा, बताइए बताइए। तो डॉक्टर अनूप लाखोटिया बता रहे हैं
देखिए, मच्छर नामी। हाँ हाँ डॉक्टर साहब बताइए आप। डॉक्टर साहब आप थोड़ा इसको है ना अपनी मेडिकल लैंग्वेज में ना बताना, थोड़ा आसान करके बताना। जी महाराज साहब, मैं कोशिश तो करूँगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि होम्योपैथिक में जो लिक्विड दवाइयाँ होती हैं ना, जिनको एक्वा कहते हैं, अर्क कहते हैं, तो वो दवाइयों की अलग अलग पोटेंसी होती है। तो पोटेंसी किस तरह से बनाई जाती है, उससे हमें कोषाणु की ताकत का पता चलेगा। अच्छा, अच्छा डॉक्टर अंकल, ये तो हाँ, बड़ी गजब बात बता दी आपने। हाँ, तो फिर आप एक्सप्लेन कीजिए। देखो बच्चों, अलग अलग पोटेंसी होती है होम्योपैथी में दवाइयों की। कोई 30 की होती है, कोई 60 की होती है, कोई 1 ml की होती है, कोई 2 ml की होती है। अलग अलग पोटेंसी होती हैं, यानी पोटेंसी माने अंतः शक्ति। तो जैसे और दवाइयों में भी होती है, एलोपैथी में भी होती है, मिलीग्राम, ग्राम लिखा होता है दवाइयों के ऊपर, अपनी अपनी अलग अलग पावर। हाँ, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं होम्योपैथी दवाई की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पानी की बात करनी है ना। हाँ, तो डॉक्टर अंकल, आप तो बात की बहुत भूमिका बना रहे हैं, प्लीज़ जल्दी बता दीजिए ना, मुझे तो सब्र नहीं हो रहा। अरे ऐसे नहीं करना। जी मच्छर मन्ना में। अरे विजय, तुम तो बहुत समझदार हो ना। हाँ, ध्यान से सुनो, थोड़ा थोड़ा धीरज रखो। हाँ, तो मच्छर मन्ना में मैं बता रहा था कि वो जो होम्योपैथी दवाई में पोटेंसी बनाते हैं ना, वो विधि बता रहा था। तो उसमें क्या होता है कि प्रपोर्शन जो रखा जाता है ना, तो जो एक्वा अर्क होता है, मतलब मूल दवाई होती है, उसका तो प्रपोर्शन होता है 1, और सादे पानी का प्रपोर्शन होता है 100। अंकल प्लीज़ थोड़ा सा मतलब सिंपल भाषा में बताइए ना। हाँ, देखो बच्चों, मैं समझाता हूँ। जी मच्छर में आप बताइए। देखो, ऐसा है कि मोटे तौर पर ऐसा समझो कि 100 मिलीग्राम पानी लिया, 100 मिलीग्राम पानी लिया, और उसमें 1 मिलीग्राम वो मूल दवाई डाली, एक्वा अर्क जो भी कह दो। 100 मिलीग्राम पानी और 1 मिलीग्राम दवाई। अब उसको दोनों को मिला हुआ जो है ना, पानी और दवाई, जिसमें 1 प्रपोर्शन 100 है ना, तो उसको एक मैकेनिकल वे से उसको मशीनों द्वारा 100 बार गोलाकार गोलाकार रूप से बहुत तेजी से हिलाया जाता है, स्टाइल किया जाता है। अच्छा महाराज साहब, जैसे कि वॉशिंग मशीन में वो कपड़े डालते हैं ना, तो फिर वो गोल गोल घूमते हैं तेजी से। हाँ, अरे मिक्सी में भी तो ऐसे होता है। हाँ, ठीक ठीक, सही सोचा तुमने। हाँ, तो फिर ऐसे ही मोटे तौर पे समझ लो। हम्म, हाँ बच्चों, ध्यान दो। जी डॉक्टर अंकल, जी हम सुन रहे हैं। हाँ, तो फिर उसे 100 बार बारी बारी से 100 बार उसको घुमाते हैं, पानी और अर्क मिले हुए उसको मिश्रण को, और 100 बार में घुमाते हैं उसको, स्टाइल करते हैं, तो एक पोटेंसी की दवाई तैयार होती है। फिर क्या करते हैं, फिर उस एक पोटेंसी की दवाई में से मामूली सी, जैसे का ना 1 मिलीग्राम, मामूली सी 1 मिलीग्राम उसकी लेते हैं, और 100 मिलीग्राम सादा पानी लेते हैं। फिर उसको 100 बार स्टाइल करते हैं, मशीनों से होता है वो सारा। अच्छा, अब ऐसे करते करते जब उसको हर बार 100 बार स्टाइल करते हैं, तो फिर एक बार में एक पोटेंसी तैयार होती है, यानी 2 बार 200 बार, 100 बार एक, 100 बार एक, तो 2 पोटेंसी की दवाई बन गई। 2 बार 200 बार हिलाया तो। हुँ? इसी तरह से 60 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, 1 ml, अलग अलग पोटेंसी दवाई बन जाती है। तो फिर इससे क्या होता है, ये तो समझ में आ गई बात। इससे हमारा विषय कहाँ जुड़ता है डॉक्टर साहब? अरे राहुल, थोड़ा धैर्य रखो ना भाई। हाँ, तो सुनो, रेनू ध्यान दो। जी डॉक्टर अंकल,
तो यांत्रिक तरीके से जब उस दवा को, अर्क को एक्सट्रैक्ट कह दो, वो मिश्रित पानी वो जो उसमें हिलाते हैं, उसमें पानी ज़्यादा होता है, तो उसमें रहे हुए पानी के जो कोषाणु होते हैं ना, उन पर चिन्ह लगते रहते हैं, चिन्ह, साइनिंग होती रहती है। अंकल प्लीज़ सरल लैंग्वेज में। हाँ बिमला, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो मैं इसको कर देता हूँ एक्सप्लेन। जी नाम है आप कीजिए। देखो मत डॉक्टर साहब आप क्या सोचने लगे? सॉरी नामी, मैं सोच रहा था कि ये क्लासरूम नहीं स्थानक है, मैं भूल गया। और मैं तो क्लासरूम की तरह वही लैंग्वेज। अरे बच्चों ध्यान से सुनो। देखो हर बार जो पोटेंशियल बनाते हैं 1:100, ये मिश्रण बनता है ना हर बार, तो हर बार जो 100 मिलीलीटर पानी है ना, उसमें जब 1% समझो 100 चम्मच तो सादा पानी और 1 चम्मच वो दवा वाला, तो फिर उसे स्टायर करेंगे, 100 बार स्टायर करेंगे, तो उस आइसोमो सेल पर यानी उस पानी के कोषाणु पर हर बार चिन्ह अंकित होते जाएंगे, चिन्ह और गहरे होते जाएंगे। डॉक्टर अंकल, पानी के आइसोमोल सेल पर वो निशान खुद से कैसे लग जाएंगे? कोई सरल उदाहरण दीजिए ना डॉक्टर अंकल इसके लिए। अच्छा एग्जाम्पल दूँ? अच्छा सुनो। हाँ मुझे याद आ गया। देखो नदी के किनारे कभी गए ना आपने? गीली रेत देखी होगी नदी के किनारे पर। तो उस नमी वाली गीली बालू पर, रेत पर, अगर एक ही ट्रैक पर समझो 50 मीटर जितने ट्रैक पर एक ट्रक उसी ट्रैक पर बार बार चलाया जाए, तो क्या रिजल्ट होगा? जी डॉक्टर अंकल, हाँ समझ आ गया। हाँ, रेत पर ट्रक के टायर को जो डिजाइन है ना, वो चिन्ह बन जाएंगे, और हर बार उसी ट्रैक पर बार बार घुमाएंगे ना, तो वो चिन्ह और गहरे बन जाएंगे। हाँ, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो, आपने सबने समझ लिया ना? हाँ लेकिन, हाँ शानू बोलो। लेकिन डॉक्टर अंकल ये एग्जाम्पल, ये इससे कोषाणु की ताकत का कैसे पता चलेगा? अच्छा। हाँ यस। जिस तरह टायरों के निशान की छवि गीली रेत पर गहरी अंकित होती जाती है, और गहरी, उसी तरह से कोषाणु पर भी, पानी के कोषाणु पर भी। अब आ रहा है समझ में। हाँ तो बच्चों, जी नानी, उस एक्सट्रैक्ट, अर्क कह दो, दवा कह दो, मूल औषधि कह दो, तो उस मूल अर्क के आयन हर बार 100 टाइम्स उसको हिलाया जाता है ना गोल, तो उसके बाद वो हर बार और गहरे होते जाते हैं वो पानी के निशान। क्या समझे? अरे भाई, पानी और दवा के 1:100 का जो मिश्रण है, जो सादा ही पानी था ना पूरा का पूरा उसमें, तो हर बार जब उसको हिलाते हैं तो उस सादे पानी पर उस दवाई के गुणों का असर और ज़्यादा गहरा होता जाता है। इसी को हम कहते हैं कि पानी के कोषाणु पर उस एक्सट्रैक्ट के आयन गहरे होते जाते हैं। नामी, अब मैं बता सकता हूँ। हाँ बोलो विजय, बोलो। हाँ, ट्रक द्वारा गीली रेत पर गहरे होते चले जाने वाले टायरों के चिन्हों की तरह पानी के आइसोमोल पर, उस कोषाणु पर, वो जो मूल दवा है ना, एक्वा, अर्क, हाँ, तो प्रत्येक बार हिलाने के बाद वो निशान गहरे होते जाते हैं, और इस तरह से एक करके फ्रीक्वेंसी दवाई की बढ़ती जाती है, अंतः शक्ति। अच्छा समझ गए ना? जी डॉक्टर अंकल। देखो आप लोग ध्यान दो। जी नामी,
बड़े खुश हो रहे हो ना आप? समझ में आ गया तो खुशी होती है। देखो अर्क यानी एक्सट्रैक्ट के जो आयन होते हैं, उनके द्वारा पानी का वो कोषाणु ना संस्कारित हो जाता है। यही अर्थ होगा ना इसका? क्यों डॉक्टर साहब, ठीक बताया मैंने? जी, जी मित्र, हाँ, यहाँ तक तो बात स्पष्ट हो गई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंकल, अब आगे बताइए। हाँ, इतना मैटर तो मैंने बराबर लिख लिया। अरे नंदी, तुम तो बड़ी फास्ट लिखती हो। देखो मिथिलेश, होम्योपैथी दवाइयों में इस प्रकार से बार बार हिलाने से विभिन्न प्रकार की अंतःशक्ति यानी पोटेंसी की दवाई तैयार हो जाती है। उसकी उतनी ही ज़्यादा पावर होती जाती है। जैसे जैसे पोटेंसी बढ़ती है, उसकी दवाई की पावर बढ़ती है। यानी औषधि की गुणवत्ता, गहनता, ये पोटेंसी कहलाती है। तो हमें और आगे तक की पोटेंसी मिल जाती है, 2 ml तक की, है ना? तो उनमें से कोई दवा का सेवन करते हैं हम, तब वो संस्कारित कोषाणु हमारे शरीर में जाकर बड़ी करामात दिखाते हैं। असल में तो मथिर मंदामी, असल में तो क्या है? हाँ बोलो विजय, बोलो। मैं ये कहना चाह रहा था हमारे साहब कि असल में तो उसमें ना पानी की मात्रा ज़्यादा होती है ना। मूल औषधि की मात्रा तो 100 बूंद पानी के साथ 1 बूंद जितनी बहुत थोड़ी सी होती है। ये तो बात है। हाँ तो डॉक्टर अंकल, वो संस्कारित कोषाणु कैसे काम करता है, आप क्या बता रहे थे? देखो भाई, भाई मेरी तो लैंग्वेज बड़ी वो हो जाती है। महाराज साहब प्लीज़ आप बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। ऐसा होता है कि जब हमारे खून के साथ शरीर में भी बहुत तरह के असंख्य सेल्स होते हैं, गतिशील रहते हैं, ब्लड के साथ रहते हैं ना, गतिशील रहते हैं सेल्स। तो फिर जब वो दवा होती है 1:100 वाली, तो उस दवाई में मौजूद संस्कारित कोषाणु शरीर के सेल्स द्वारा अंदर सोख लिए जाते हैं। संस्कारित कोषाणुओं को शरीर हमारा अंदर सोख लेता है। अब हमारे शरीर में जो अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, तो उनको तो मैं कहूँगा सेल्स, और पानी के जो संस्कारित, उनको मैं कोषाणु कहूँगा। ठीक है, अब आप ध्यान रखना। हाँ तो फिर ठीक है, इससे हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे। हाँ तो आगे बताइए, फिर क्या भाई? फिर शरीर के सेल्स की जो मेम्ब्रेन है ना, अर्थात कोशिका झिल्ली जिसको कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, तो उस पतली झिल्ली में सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र होते हैं, और उसके उन छिद्रों के द्वारा जैसे जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसके साथ साथ कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, वो जो कोषाणु होते हैं ना, वो अंदर बाहर इस तरह की फंक्शन एक्टिविटी करते हैं। और जैसे जैसे वो अंदर बाहर जाते हैं ना, तो उससे एक फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तो उससे एक विद्युत आवेश पैदा होता है। विद्युत आवेश समझते हो? हाँ हाँ, समझते हैं मथुरनामी। हाँ तो फिर क्या होता है मथुरनामी, अब मैं बताती हूँ। बोलो बोलो शानू बोलो। जब ये क्रिया होती है ना, घर्षण और विद्युत आवेश पैदा होता है, तो वो सब कुछ तो वो संस्कारित कोषाणु कर रहा है ना। हाँ, ठीक समझा मैंने। तो उस विद्युत आवेश को क्या कहते हैं? अरे पल्स कहते हैं ना। जी जी, जी हाँ, मैं भूल गई थी, पल्स कहते हैं। तो अब तो क्लियर हो रहा है ना अंकल। सेल्स की जब महीन झिल्ली होती है ना, उसके छेदों में से जब वो संस्कारित कोषाणु बार बार बाहर भीतर आना जाना करता है ना, तब उस घर्षण की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है, उस पल्स को, वो विद्युत शक्ति उससे जो बनती है, उसका हमारे शरीर में उपयोग होता होगा ना। बहुत ठीक सोचा रेनू तुमने। तो डॉक्टर अंकल बताइए क्या होता है उससे? तो देखो, वो जो संस्कारित कोषाणु होता है ना, इस प्रकार के इलेक्ट्रिकल पल्स उसमें से उत्पन्न होते हैं, तो वो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के साथ में शरीर में घूमता रहता है, और वो
पल्स एनर्जी को बढ़ाता रहता है। सबको समझ में आ रही है ना यहाँ तक की बात? जी जी डॉक्टर अंकल। अच्छा तो अंकल, अब हम आप तो हमें ये बता दीजिए कि सचित पानी के कोषाणु, उसमें मौजूद शक्ति और उसके काम, हमें तो ये जानना है। इतनी लंबी प्रक्रिया क्यों बता रहे हैं, बोर हो रहा है। अरे विजय, तुम्हें हो क्या गया? क्या बिमला, मैं तो बोर हो रहा हूँ। देखो, तुम तो इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो। खैर खैर, अभी चुप रहो जरा, समझने दो, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। हाँ डॉक्टर अंकल, फिर क्या होता है? हमारी कोशिका की वो जो पतली महीन झिल्ली होती है ना विमला, तो उस झिल्ली में मौजूद वो अत्यंत सूक्ष्म छिद्र, वो हमारा जो ब्लड है, तो हमारी ब्लड क्या उस संश्लेषित कोषाणु जो बाहर से आए हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, ये भी सोचने की बात है डॉक्टर अंकल। तो फिर कैसे एक्सेप्ट करता है? अच्छा, आप विज्ञान के विद्यार्थी हो, बताओ। सेल मेम्ब्रेन की वो जो सूक्ष्म छेद होते हैं ना, छिद्र, चैनल्स कहते हैं ना उनको। जी 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 हाँ, वो चैनल्स तो स्पेसिफिक क्वालिटी वाली होती हैं, बहुत स्पेशल। मैंने पढ़ा है कि वो चैनल्स इतना कंट्रोल रखते हैं कि झिल्ली के अंदर और बाहर क्या कुछ आ रहा है क्या कुछ जा रहा है, इसमें पूरा कंट्रोल रखते हैं। ऐसी तो बताई ना आपने बात अभी मतिरुनामी, कि ये कोषाणु सारा कार्य करता है। तो चैनल्स भी क्या कोषयुक्त होते हैं? हाँ, चैनल्स में भी एनर्जी होती है भाई, और इस तरह की फंक्शनल एक्टिविटी तभी तो होती है उनमें। यही समझ लो मोटे तौर पर तो। जी मतिरुनामी। हाँ, तो फिर सेल मेम्ब्रेन के जो छेद होते हैं वो चैनल्स कह दो उन्हें, तो वो शरीर में जो ब्लड के सेल्स होते हैं ना और जीन्स होते हैं, तो उन जीन्स की और डीएनए की स्मृति शक्ति बढ़ाने में भी, यानी उस स्मृति शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने में भी कैटेलिस्ट का काम करते हैं। कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट, हाँ सुनो, कैटेलिस्ट क्या होता है? देखो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साहब क्या बताना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जब हमारे शरीर में संस्कारित कोषाणु उस एक्वा दवा के साथ में प्रविष्ट हो जाता है ना, तब वो शरीर की कोशिकाओं की बनावट को प्रभावित करता है, और जो सेल्स रोग वाले होते हैं, बीमारी की बात चली ना, जब हम दवाई लेते हैं, कोई भी दवाई लेते हैं, तो अंदर में ये सब काम होता है। दवाई ये काम करती है, संस्कारित कोषाणु। दवाई क्या है? संस्कारित कोषाणु ही तो है, और क्या है? तो वो जो रोग से प्रभावित सेल्स होते हैं ना हमारे बॉडी के, तो उनकी इंक्रीजिंग को भी रोकता है वो, और स्वस्थ सेल बढ़ाने के लिए वो अंदर में ऐसी एक्टिविटीज़ करता है। तो इसी तरह से जैसे वो दवाई का कोषाणु करता है ना, इसी तरह से वो पानी का संस्कारित कोषाणु, वो भी हमारे डीएनए में और जीन्स में रही हुई मेमोरी सेल्स को प्रोत्साहित करता है। उसे कैटेलिस्ट के रूप में उसका कार्य करता है। अब आया समझ में? ओए रे, छोटा सा कोषाणु इतना सारा काम करता है अंकल? अरे केवल इतना ही नहीं बेटा, और भी बहुत कुछ करता है। तो फिर सारी बात बताइए ना डॉक्टर अंकल, बड़ा इंटरेस्टिंग है तो। डॉक्टर साहब बता दीजिए ना श्रावक जी, बच्चों को जिज्ञासा बड़ी तेज हो रही है। अच्छा बच्चों, मुझे अच्छा लगा आप सबकी इतनी ज्ञान की गहरी रुचि देखी। तो जब संस्कारित कोषाणु हमारे शरीर में उपस्थित रहता है ना, तो शरीर के अंगों का जो जीन कोड होता है ना, जेनेटिक कोड, उसकी जो एक नियमावली होती है, हैं, उस जेनेटिक कोड में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस करता है। अच्छा, ये किस तरह के होते हैं डॉक्टर साहब? घड़ी देखिए। हाँ हाँ मतिरुनामी, आहार का टाइम आपका हो रहा है। अरे मेरी तो छोड़ो, मेरी तो वो एक आसन है, कोई बात नहीं, लेकिन समय की देखने पड़ेगा। जी जी, हम समझ गए मैडम साहब, हम फिर से आएंगे। डॉक्टर साहब आप भी कल को ज़रूर आना। देखिए, पहले तो क्या कहूँ मैं,
कोशिश कर सकता हूँ। जी मत्ते नामी, आज बहुत अच्छा समझ में आया और एक नया क्लैरिफ़िकेशन हुआ हमको। हाँ बच्चों, आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे भी। और डॉक्टर साहब ने जो बात बताई उससे तो ये काफ़ी बातें क्लियर हुई हैं। जी मत्थे मनामी महाराजा, मत्थे मनामी मंगल पाठ सुना दीजिए। और उसके बाद मंगल पाठ सुनकर सब बच्चे अपने अपने स्थान पर चले गए, बहनें अपने स्थान पर चली गईं और युवक लोग भी बड़े खुशी खुशी बातें करते वहाँ से निकले। डॉक्टर अंकल भी उनके साथ साथ निकल रहे हैं और अब नेक्स्ट मीटिंग में और क्या